हाँ जी, मेरे इस खूबसूरत से संसार को, मेरे प्रियजनों को, सभी को राधे राधे। सर्वप्रथम कल देखिए विवाह पंचमी थी, साथ में श्री भगवान राम का माता जानकी के साथ विवाह था, जिसकी आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामना, क्योंकि कल तो हम मिले ही नहीं थे। खैर, आप लोगों ने कल क्या क्या किया, कैसे मनाया इतना खूबसूरत दिन, मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे उल्लास, उत्साह, ऊर्जा और जिज्ञासा के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो चलिए, मैंने कहानी को कहाँ विराम दिया था, जब पूर्णिमा वार्डन मैम के रूम के बाहर उनका दरवाज़ा खटकाने के लिए खड़ी हुई थी, उपस्थित थी। तभी उसे अचानक से कॉरिडोर से बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी दरवाजे को पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पूर्णिमा का ध्यान उस तरफ गया। उसने सोचा, कौन है जो इस तरह दरवाज़ा पीट रहा है। वो उस तरफ भागी जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। भागी, कॉरिडोर का मोड़ कर एक कोना आता था। वो उस कोने की तरफ जब पहुंची, वहाँ से एक दरवाज़ा था, एक स्टोर रूम था जो हमेशा बंद रहता था, जिसके बाहर ताला लगा रहता था। उसमें रजाइयाँ, गद्दे, ब्लैंकेट, इस तरह का तमाम सामान रखा रहता था। वहाँ कोई रोज़ आता जाता भी नहीं था। अब उसके बाहर ताला था, पर उसमें से आवाज़ें आ रही थीं। तभी एक और चीज़ ने पूर्णिमा का ध्यान खींचा। उसने सामने की तरफ, बिल्कुल ठीक सामने, प्रेरणा को तेज कदमों से जाते हुए देखा। उसने तभी प्रेरणा को जोर से आवाज़ लगाई, पर प्रेरणा ने उसकी आवाज़ सुनना तो दूर, उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया। अब उसका ध्यान वापस दरवाजे पर गया। उसने जाकर पूछा, कौन है अंदर? पर कोई बच्ची, कोई लड़की लगातार चीखे जा रही थी अंदर से और दरवाज़ा पीटे जा रही थी। भाग कर पूर्णिमा वार्डन मैम के रूम के पास गई। उनको दरवाज़ा खुलवाया, उनको सब बताया। वार्डन भागी भागी उसके साथ वहाँ आई जिस दरवाजे से आवाज़ आ रही थी। अब फटाफट से चाबियाँ ढूंढी गईं। जो भी उस टाइम हॉस्टल में स्टाफ होता था, उन सबको बुलाया गया। वहाँ चाबी ढूंढकर उस दरवाजे को खोला गया। दरवाज़ा खुलते ही एक बेहद बुरी हालत में, बेहद बदहवास हालत में एक लड़की, वो उसी ग्रुप से थी जो लड़कियाँ पूर्णिमा को प्राय परेशान किया करती थीं। उन्हीं के ग्रुप से वो बच्ची थी, बुरी तरह बदहवास हालत में, एकदम बेसुध, और वो चीखे जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके चेहरे पर चोटें थीं, नील के निशान थे। हाथों पर तो बहुत सारी खरोंचें थीं। जैसे उसके साथ जाने क्या हुआ है, पर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं थी। अब उसको बाहर ले जाया गया, उसको सामान्य किया, पानी पिलाया गया, सामान्य करने की समस्त कोशिशें की गईं, लेकिन वो बच्ची बेहद घबराई हुई, बेहद बेसुध, ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ समझ पा रही थी। अब जैसे तैसे उसे सामान्य किया गया, बहुत समझाया गया। सारा स्टाफ वहाँ आ गया, जो लोग उस टाइम हॉस्टल में मौजूद थे, सारी लड़कियाँ वहाँ जुट गईं, वार्डन थी। अब फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर के आते ही डॉक्टर ने उस बच्ची का चेकअप किया, उसे एग्जामिन किया। तब डॉक्टर ने कहा, ये लड़की अर्ध कोमा की हालत में है, इससे इस वक्त कोई भी बात ना की जाए, इसको रिलैक्स करने दीजिए। फटाफट आप इसके पेरेंट्स को बुलवा लीजिए, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। अब उसने ऐसा क्या देखा था, ऐसा क्या उसके साथ हुआ था उस कमरे में कि उसकी हालत ऐसी थी? ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना वो किसी को कुछ बता पा रही थी, वो बात करने की स्थिति में ही नहीं थी। तत्पश्चात उस बच्ची को वहाँ लिटाया गया, उसको सामान्य करने की बहुत कोशिशें की गईं। हॉस्टल की सारी बच्चियाँ बेहद घबराई हुई थीं। तभी अचानक से वार्डन का ध्यान उसकी पीठ पर गया, उसके कपड़ों पर। पीठ पर लिखा हुआ था, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब तो ये पहली बार हुआ नहीं था, कई बार हो चुका था, लेकिन ये हो क्या रहा था, सबकी समझ से बाहर। करें तो क्या करें? तत्पश्चात सब लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे। पूर्णिमा एकदम गंभीर होकर बाहर आ गई। अब जैसे उसका संदेह यकीन में बदल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ
जो जो हो रहा है, आखिर कौन है इस सब के पीछे, कौन कर रहा है ये सब। अब बाहर आकर एक कोने में खड़े होकर जैसे उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया था, वो प्रेरणा से कल मिलेगी और उससे इस बारे में खुलकर बात करेगी। आखिर माजरा क्या है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये सब प्रेरणा कर रही है। उसने ये सोच लिया था। ठीक इसी वक्त अचानक से पूर्णिमा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पूर्णिमा अचानक चौंकी। इतनी रात को पीछे मुड़कर उसने देखा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, प्रेरणा प्रेरणा वहाँ मौजूद थी। प्रेरणा ने कहा, क्या तुम मेरे ही बारे में सोच रही थी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैं कल तुमसे मिलने वाली थी। बहुत जिज्ञासा है मुझे तुमसे कुछ पूछने की, बहुत सारे प्रश्न हैं। पूर्णिमा बेहद गंभीर मुद्रा में थी। क्रोध और आक्रोश उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उधर प्रेरणा खुद भी गंभीर मुद्रा में, उसके चेहरे पर भी कुछ अजीब से भाव थे। खैर, पूर्णिमा ने कहा, प्रेरणा, मुझे जो बातें तुमसे कल पूछनी थी मैं अभी पूछना चाहती हूँ। मुझे बताओ, अभी अभी कुछ देर पहले जो उस लड़की के साथ हुआ है, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, पर तुमने मुझे एक बार फिर इग्नोर किया, अनसुना किया। मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम ही हो इन सब हरकतों के पीछे? क्या इन सब वारदातों के पीछे, इन सब घटनाओं के पीछे, ये जो हादसे हो रहे हैं, तुम ही हो ना? मुझे यकीन है इन सब के पीछे तुम ही हो। तब प्रेरणा एकदम गंभीर मुद्रा, क्रोधपूर्ण भाव में बदल गई। उसने माफ कीजिएगा, उसने पूर्णिमा से कहा, हाँ, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैंने ही किया है ये सब। जैसी करनी वैसी भरनी। उनके कर्मों का भुगतान किया है उन्होंने, और कुछ नहीं। हाँ, मैं ही हूँ इस सब के पीछे। अब पूर्णिमा आक्रोश और बढ़ चुका था। तुम्हें कैसे तुम्हें लगा कि तुम्हें ये सब करना चाहिए? तुम कैसे उन लड़कियों के साथ ये सब कर सकती हो प्रेरणा? तुमने कैसे उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी भयानक हरकतें की? मैंने तो तुम्हें दोस्त बनाया था, मैंने तो तुमसे दोस्ती की थी, एक रिश्ता जोड़ा था। मुझे क्या पता था तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है, तुम ये सब करोगी। अब प्रेरणा और ज़्यादा गुस्से में। तब उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब किया, और तुम मेरे ही ऊपर दोषारोपण कर रही हो, मुझे ही दोष दे रही हो। मुझे कुछ नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं था उस लड़कियों से। तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं दुख में नहीं देख सकती थी। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया था उसका बदला लिया था मैंने उनसे। हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी मेरे अंदर, पर सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकती थी। तुम्हारे साथ तुमने ही नहीं, मैंने भी दोस्ती का रिश्ता जोड़ा था। तुम्हें भरपूर प्रेम, स्नेह, दुलार सब कुछ तो दिया था मैंने पूर्णिमा, और उसके बदले में तुम मेरे ही ऊपर दोषारोपण कर रही हो, मुझसे ही कह रही हो। कैसी दोस्ती है तुम्हारी? तब पूर्णिमा ने कहा, प्रेरणा, मेरी दोस्ती में कोई कमी नहीं, मुझसे गलती हुई। मैंने एक गलत इंसान को दोस्त चुन लिया, एक गलत इंसान से दोस्ताना कर लिया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। मैं अब सबको बताऊंगी इस बारे में। सब लोगों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, स्कूल कैंपस में जो हो रहा है सब कुछ, उस सब के पीछे तुम ही हो। मुझे शक तो बहुत दिन से था, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। अब प्रेरणा बेहद गुस्से में, तुम सब एक से हो, तुम सब एक जैसे हो, यहाँ कोई अलग नहीं है। मैं इस स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरे भाव कुछ अलग हुए थे। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं कुछ अलग थीं। तब मैंने सोचा था तुम इन लोगों जैसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो जैसे ये सब हैं, तुम इनसे अलग हो। लेकिन मैं कितनी गलत थी। अब तुम सब भुगतोगे, तुम सब मारे जाओगे। मैं तो जाऊंगी पूर्णिमा, लेकिन 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 तुम्हें अपने साथ लेकर। दोस्ती की है ना, मैं उसे निभाऊंगी पूरा। तुम मेरे साथ जाओगी, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब भुगतोगे। इतना कहते ही देखिए प्रेरणा दंदनाती हुई वहां से चली गई। अब पूर्णिमा बदहवास, खौफ, दहशत और घबराहट ने मन में मजबूत स्थान बना लिया था। दौड़ती हुई वार्डन मैम के पास पहुंची। वार्डन मैम को प्रेरणा के बारे में सब कुछ बताया, जबकि वो उस वक्त लड़कियों से घिरी हुई थी उस
लड़की के साथ थी। अब जब पूर्णिमा ने उनको प्रेरणा के बारे में सब कुछ बताया, जो जो बीच बातें उनके बीच हुई थीं, सब चीज़ें बताईं, अब वार्डन के भी पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली थी। क्या कह रही थी ये पूर्णिमा? इसने तो बहुत बड़ा दोस्ताना जोड़ा था, एक रिश्ता जोड़ा था उसके साथ, और आज उसी के ऊपर दोषारोपण कर रही है, उसी को ब्लेम कर रही है। क्या हो रहा है ये सब? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। खैर, खौफ, दहशत और बेहद घबराहट अब सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। तब वार्डन ने डिसाइड किया, कल सुबह होते ही रिकॉर्ड रूम में जाया जाएगा, वहाँ उसमें सारा खंगाला जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, तब पता चलेगा आखिर ये प्रेरणा है कौन, क्या कहानी है इस प्रेरणा की, कहाँ से आई है ये और क्या चाहती है, क्यों ये सब चीज़ें कर रही है, क्यों बराबर हादसों को अंजाम दे रही है। खैर, अब रात काटनी थी, और रात काटना इतना भारी पड़ रहा था, इतना भारी पड़ रहा था। सब ने, कोई उस दिन अपने अपने रूम्स में नहीं गया, सब ने उसी कमरे में, क्या तो वार्डन, क्या वहाँ की सारी लड़कियाँ, और क्या वहाँ का जो भी स्टाफ था, दहशत, खौफ, घबराहट के मारे कोई वहाँ से हिला तक नहीं। सब वहीं बैठे बैठे जैसे तैसे उन लोगों ने आंखों ही आंखों में पूरी रात काटी थी। सुबह हुई, भोर की किरणें आईं, धरती पर पड़ी, सबने एक राहत की सांस ली। चलो, सवेरा तो हुआ। वार्डन तैयार होकर कुछ लड़कियों को अपने साथ लेकर रिकॉर्ड रूम की तरफ। अब वहाँ पर जो स्टाफ था उनको आनन फानन में, शॉर्ट में ज़रूरी बातें बताई। रिकॉर्ड रूम खुलवाया गया। सारी रिकॉर्ड फाइल्स 2, 3, 4, 5 साल तक की निकलवाई गई। उन्हें खंगालना शुरू किया। वहाँ का स्टाफ, वार्डन और कुछ बच्चियाँ जो अपने साथ वार्डन मैम ले गई थी, उनमें पूर्णिमा भी शामिल थी। सब लोग जैसे जुट गए थे रिकॉर्ड्स ढूंढने में, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। काफ़ी देर बीत गई तब भी। अब देखिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मदद तो भेजता है, कोई ना कोई रास्ता खोलता है। अचानक से ऊपर से एक फाइल आकर पूर्णिमा के कंधे पर गिरी। पूर्णिमा ने वो फाइल उठाई, उसे खोला उत्सुकता से। खोलते ही पहले पेज पर लिखा था, क्या? प्रेरणा शौरी, प्रेरणा शौरी, प्रेरणा शौरी। फोटो लगी थी। पूर्णिमा एकदम चीखी, मैम, यही है प्रेरणा, यही है प्रेरणा, इसी से मैं मिलती हूँ, देखिए। सब लोग उस फाइल की तरफ लपके। उसमें प्रेरणा का सारा रिकॉर्ड था। प्रेरणा की जन्मतिथि थी, सब चीज़ें थीं, फ़ोटो थी, पूरा नाम था प्रेरणा शौरी। अब यहाँ तक तो देखिए ठीक था, लेकिन आगे कुछ और ऐसा था जिसने उनकी दहशत और खौफ को 10 गुना बढ़ा दिया था। क्या था? प्रेरणा की जन्मतिथि लिखी थी, तत्पश्चात उसके पास उसकी मृत्यु की डेट भी लिखी थी। जी हाँ, प्रेरणा जीवित नहीं थी। 6 वर्ष पहले प्रेरणा की मृत्यु हो चुकी थी। 6 वर्ष बीत चुके थे इन बातों को। आज प्रेरणा इस दुनिया में नहीं थी। सबके पैरों से ज़मीन खींच ली गई थी। सबकी नज़रें पूर्णिमा पर। क्या कर दिया था पूर्णिमा? किससे दोस्ताना जोड़ लिया था तुमने? वो इस दुनिया की है भी या नहीं? पूर्णिमा स्वयं भी नहीं जानती थी। अनजाने में उसने किसको जागृत कर दिया था, किसको न्योता दे दिया था, क्या गलती कर बैठी थी वो लड़की। खैर, जो ज़रूरी जानकारियाँ आईं, सब लोग वार्डन समेत प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचे। प्रिंसिपल मैडम को इस बारे में सब कुछ बताया। उन्हें सारी चीज़ें बताई गईं, बहुत शॉर्ट में। तब कुछ पुराने टीचर्स थे जो स्कूल में, उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया, हाँ, ठीक 6 साल पहले प्रेरणा नाम की एक बच्ची थी, उसने एडमिशन लिया था। उसके साथ लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अब देखिए, यहाँ उसकी मृत्यु का जो कारण लिखा गया था रिकॉर्ड्स में, वो लिखा गया था सुसाइड अटेम्प्ट, यानी उसने सुसाइड किया था। लेकिन सही कारण किसी को भी नहीं पता था, या सही कारण को दबा दिया गया था। खैर,
अब ज़्यादा जानकारी और टीचर्स को भी नहीं थी, कैसे सारी जानकारी हासिल की जाए। तत्पश्चात उस समय के जो पुराने टीचर्स थे और जो रिटायर हो चुके थे उनसे संपर्क साधा गया, और उस समय जो वार्डन थी हॉस्टल की उनसे संपर्क साधा गया, उनसे कांटेक्ट किया गया। तब उन सबको कॉलेज में बुलाया गया। वे लोग सब कॉलेज में आए, सबके सामने पूरी बात रखी गई, क्या क्या हो रहा है। तत्पश्चात उसमें से सब टीचर्स ने बताया, हाँ सब ने स्वीकार की ये बात कि एक प्रेरणा नाम की बच्ची ने एडमिशन लिया था। बेहद सीधी सादी सरल लड़की थी, एकदम सिंपल लाइफ, लेकिन बेहद मेधावी छात्रा थी। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। एक मूल जानकारी सारी टीचर्स ने दी, इससे ज़्यादा लेकिन किसी को नहीं याद आ रहा था और क्या क्या। तभी जो पुरानी वार्डन थी, 6 साल पुरानी वार्डन मिसेस डॉरथी उठी। उन्होंने पूरा किस्सा अच्छी तरह सुन लिया था। अब देखिए, वो वृद्धावस्था के अंतिम चरण में थी मिसेस डॉरथी। उन्होंने कहा, मेरे ही हॉस्टल में थी प्रेरणा, सब कुछ याद है मुझे आज भी। बेहद सीधी सादी सरल सिंपल लड़की, बेहद सामान्य परिवार से, गार्जियन के नाम पर उसके माता पिता नहीं थे, उसकी एक वृद्ध बुजुर्ग दादी माँ थी, जिनके सपनों को, जिनकी उम्मीदों को पूरा करने, भविष्य की बहुत सारी तैयारी के साथ उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। बहुत सिंपल लड़की थी, लेकिन बेहद मेधावी छात्रा थी। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन सबके लिए बहुत हेल्पफुल थी। अगर कोई उससे किसी भी तरह की मदद मांगता था, प्रेरणा हमेशा तैयार रहती थी। अब आगे जो उन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हरकतें शुरू हो चुकी थी जब से उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो बिल्कुल सिंपल छात्रा थी, इसी तरह जैसे आज पूर्णिमा के साथ हो रहा था। 7-8 लड़कियों का एक ग्रुप था। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रेरणा को परेशान करना, उसे डिस्टर्ब करना, इन हरकतों से शुरुआत की थी। उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, प्रेरणा ने, होता होगा ये सोचकर। ना उसका स्वभाव था किसी से कुछ कहने का। धीरे धीरे देखिए उनकी हरकतें बढ़ती गईं और हद दर्जे की बढ़ने लगीं। वो प्रेरणा को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करने लगी, उसका उत्पीड़न करने लगी। अब प्रेरणा की भी बर्दाश्त धीरे धीरे बोल रही थी। वो बेहद पढ़ाई लिखाई में मेहनती थी। अब एक दिन एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम अगले दिन था। एक दिन पहले उसकी बुक्स और नोट्स छुपा दिए गए। अब वो बच्ची बेहद परेशान, पढ़े तो पढ़े कहाँ से। और इससे पहले उसके साथ जो हरकतें हो रही थीं, कभी उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था कई घंटे अंधेरे में, कभी एक बार उसके बाल तक जला दिए गए थे नीचे से थोड़े थोड़े, कभी उसको कहीं से सीढ़ियों से कहीं से धक्का दे दिया जाता था। अब आप ध्यान दीजिए, यही सब हरकतें तो आज उन लड़कियों के साथ हो रही थी। कब का बदला कब लिया जा रहा था। खैर, तब मिसेस डॉरथी ने आगे बताया, अब एक दिन हद तब हो गई जब उसकी बुक्स छुपा दी गई, उसके नोट्स छुपा दिए गए। अब प्रेरणा तैयारी करे तो करे कहाँ से, पढ़े तो पढ़े कहाँ से। उसने आकर मुझसे कंप्लेन की थी, बेहद डरते हुए, क्योंकि बेहद संकोची स्वभाव की लड़की थी प्रेरणा। तब उसने मुझे सब चीज़ें बताईं। तब जाकर उन लड़कियों की पूरे रूम की, सारी रूममेट्स की तलाशी ली गई। तब उन लड़कियों के पास उसकी बुक्स, उसके नोट्स सब मिले। तब उन लड़कियों को पहली बार पनिश किया गया था, दंड दिया गया था, और वार्निंग भी दी गई थी भविष्य में ऐसा दोबारा ना करने की। खैर, अब उन लड़कियों ने लेकिन इस बात को इतनी सीरियसली लिया था, उन्होंने ठान लिया था वो इस नई आई लड़की को बख्शेंगी नहीं। अगले दिन उन्होंने प्रेरणा को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक वहाँ देखिए, प्रेरणा बहुत मेहनती लड़की थी, पूरा वक्त उसका पढ़ाई लिखाई में ही जाता था। मिसेस डॉरथी ने इस बात को बताया, और वो वहाँ जो गार्डन एरिया था, तब वो गार्डन एरिया सबके लिए खुला था, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था वहाँ, प्रवेश वर्जित नहीं था वहाँ किसी का, सब हर कोई वहाँ आ जा सकता था, सबके लिए वो खुला था। और प्रेरणा उस पेड़ के नीचे ही, कोने में जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ही बैठकर घंटों पढ़ा करती थी। रोज़ की तरह वो उस दिन भी पढ़ रही थी। तभी वो 7-8 लड़कियाँ वहाँ पहुँची। उन्होंने, शाम का वक्त था देखिए, प्रेरणा अपने कमरे में जाने ही वाली थी। उन्होंने उसे वहीं घेर लिया, उसे बिठाया और उससे कहा,
देखो चलो सब चीज़ें भूलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम भी तुमसे कुछ सीखेंगे, पढ़ाई में तुम हमारी मदद करना, एक दूसरे के साथ चलो दोस्त बन जाते हैं। प्रेरणा सीधी सादी लड़की थी बेचारी, सामान्य घर परिवार से थी। उसने सहर्ष उनकी ये दोस्ती स्वीकार कर ली। कुछ ही देर बाद एक चेयर लाई गई। उस चेयर पर प्रेरणा को बिठाया गया, बड़े आदर से, प्यार से। प्रेरणा बहुत खुश थी। उस मासूम को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तत्पश्चात कुछ मोटी रस्सियां लाई गईं। उन रस्सियों से उस बच्ची को जकड़कर मजबूती से बांधना शुरू किया गया। अब प्रेरणा घबराने लगी। उसे इतनी मजबूती से बांधा गया, सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, मुंह बांधा गया। तत्पश्चात पूरी तरह बांधकर चेयर समेत उसको पेड़ से बांधा गया। पेड़ से बांध कर उसे 2-3 घंटे के लिए वहीं छोड़ देना था उन्हें। ना वो बच्ची कुछ बोल पा रही थी, ना हिलडुल पा रही थी। उन लड़कियों का एक ही उद्देश्य था, इसको सबक सिखाना है। उन दिनों भयंकर ठंड का मौसम था, सर्द हवाएं चल रही थीं। थोड़ी देर में बर्फबारी भी शुरू होनी थी। स्नोफॉल वहाँ डेली हो रहा था। अब उस भीषण कपकपाती, हाड़ कपा देने वाली ठंड में उस बेचारी मासूम बच्ची को 2 घंटे के लिए उसी हालत में छोड़ देना था उन शरारती लड़कियों द्वारा। यही सोचा था उन्होंने, यही उनकी प्लानिंग थी। वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से निकल ली। वापस हॉस्टल में आ गई। अपना डेली रूटीन सबने फॉलो किया, जो भी था। ये काम उन्होंने किया था 5:30 से 6 के बीच में। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, ठंड बढ़ने लगी। सब अपने काम में लग गए। रात हुई, डिनर टाइम हुआ, सबने साथ में खाना पीना खाया। सारी हॉस्टलर्स ने निश्चित समय पर सब अपने अपने कमरों में चले गए। बाहर बर्फबारी तेज़ हो चुकी थी, भयंकर स्नोफॉल हो रहा था, सर्द हवाएं चल रही थीं, हाड़ कपा देने वाली ठंड थी बाहर। खैर, अब अगले दिन एग्ज़ाम था। सब लड़कियां अपनी अपनी पढ़ाई में लग गईं, सब अपने अपने अध्ययन में लग गईं। अचानक 11 बजे मिसेस डॉरथी, जो लास्ट में रात में सोने से पहले एक राउंड मारती थी, राउंड पर निकली। उन्होंने जब इस रूम में एंटर किया, सारी लड़कियां पढ़ रही थीं रजाइयों में बैठकर। हीटर जल रहे थे क्योंकि ठंड बेहद बुरी पड़ रही थी। तभी मिसेस डॉरथी का ध्यान एक बेड की तरफ गया जो बिल्कुल कोने में था। वो बेड खाली था। उन्होंने लड़कियों से पूछा, ये किसका बेड है? ये खाली क्यों है? कौन था यहाँ पर? कहाँ है वो बच्ची जिसका बेड है? तभी सबने किसी का ध्यान ही नहीं गया था अभी तक, देखिए। तब सबने ध्यान दिया कि हाँ, वो प्रेरणा का बेड है, प्रेरणा। तब कुछ लड़कियों ने बताया, मैडम, प्रेरणा शाम से मिसिंग है। आज वो खाने के वक्त भी वहाँ नहीं थी, डाइनिंग रूम में भी नहीं थी प्रेरणा, और वो अभी रूम में भी नहीं है। शाम से जाने वो कहाँ है। अब मिसेस डॉरथी के होश उड़ गए ये सुनकर। रात के 11 बज रहे थे। कहाँ गई वो लड़की? कहाँ मिसिंग है वो शाम से? तत्पश्चात उस टाइम हॉस्टल में जितना भी स्टाफ था, पियोन, गार्ड, चौकीदार, जो लोग वहाँ थे, सबको बुलाया गया। खुद मिसेस डॉरथी और कुछ लड़कियों को अपने साथ लेकर पूरे हॉस्टल में प्रेरणा की तलाश की गई। सर्च अभियान चलाया गया। हर जगह प्रेरणा को ढूंढा गया। सारे रूम्स खोले गए, यहाँ तक कि स्टोर रूम भी खोला गया, किचन, सब जगह प्रेरणा को ढूंढा गया। लेकिन 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 प्रेरणा का कहीं कोई अता पता नहीं था। अता पता होता भी कैसे? कहाँ थी वो मासूम? कहाँ छोड़ा गया था उसे मरने के लिए? खैर, अब उन लड़कियों को याद आया क्या कुकृत्य अंजाम देकर आई थी वो शाम को, किस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था, और वो भूल चुकी थी उसे खोलना, वहाँ से लाना। लेकिन अब डर के मारे किसी की हिम्मत भी नहीं थी वहाँ जाने की। पकड़े जाने का डर, रात के अंधेरे का डर, करें तो क्या करें। खैर, मिसेस डॉरथी सबके साथ हर जगह प्रेरणा को ढूंढ रही थीं, कहीं तो कुछ अता पता मिले। ये करते करते देखिए 12:30 बज गए। 1.5 घंटा हो गया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। प्रेरणा का कहीं कोई अता पता नहीं था। तत्पश्चात एक गार्ड ने भागकर आकर बताया बाहर से, जल्दी चलिए मैडम, बाहर गार्डन एरिया में कुछ है, आइए। सब लोग भागकर वहाँ पहुँचे। गार्डन एरिया का वो कोना जहाँ वो वृक्ष था, उसके नीचे हृदय विदारक दृश्य, हृदय कपा देने वाला दृश्य, मस्तिष्क को झकझोर देने वाला दृश्य। बेचारी गरीब मासूम प्रेरणा बंधी हुई उसी हालत में पड़ी थी पेड़ से।
नीला पड़ चुका था उसका शरीर, खून जम चुका था, हाथ पैर अकड़ चुके थे। उसके हाथ पैरों पर और सर पर बर्फ की एक सफ़ेद चादर बिछ चुकी थी, मानो उन लड़कियों की बेशर्माई, बेहयाई, उनकी क्रूरता और उनका द्वेष भाव छुपाने के लिए कुदरत ने ही उस मासूम के लिए एक सफ़ेद चादर का बंदोबस्त कर दिया था। ढकी हुई थी उसके हाथ पैर और सिर उस सफ़ेद बर्फ की चादर में। सबके हाथ पांव फूल गए, कलेजा मुंह को आ गया। भागकर उसकी रस्सियां खोली गईं, उसे खोला गया, पकड़कर अंदर लाया गया, गर्म रूम में रखा गया, गर्म कंबल में लपेटा गया। पर उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था, खून जम चुका था। हाथ पैर देखिए सीधे ही नहीं हो रहे थे, खुल ही नहीं रहे थे, इस तरह अकड़ चुके थे ठंड के कारण। 1 बज रहा था रात का और उसे कितने बजे छोड़ा गया था उस ठंड में। खैर, आनन फानन में उसे गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले जाया गया। जहाँ पहुँचते ही डॉक्टर ने उसको चेक किया। तत्पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, मृत्यु हो चुकी थी प्रेरणा की। प्राण ले लिए थे उन लड़कियों के द्वेष भाव ने उस मासूम गरीब बच्ची के। जीवित नहीं थी अब वो। उस ठंड ने, दोष हम ठंड को दें या उन लड़कियों को, आप खुद तय कीजिएगा। ठंड का कोई दोष नहीं था, वो तो सीज़न की ठंड थी, वो तो पड़नी ही पड़नी थी। दोष किसका था, आप स्वयं तय कीजिएगा। खैर, सबके हाथ पांव फूल गए, सारा स्कूल मैनेजमेंट इकट्ठा हुआ, सब टीचर, सब लोग एकत्रित हुए, लेकिन किसी को कारण नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। क्या हुआ था उस मासूम के साथ, कैसे हुआ ये सब। अनेकों सवाल सबके दिमाग में। स्कूल मैनेजमेंट ने इस बात को सुसाइड का नाम दिया। सब लोगों ने इस मामले को पूरी तरह दबा दिया, ये कहकर कि शायद वो वहाँ पढ़ती थी, अब ठंड में पढ़ने के इतना ध्यान ही नहीं रहा उसे कि इतनी ठंड है, और वो ठंड ही खा गई। ठंड में वहाँ बैठे बैठे ही उसकी मृत्यु हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, तमाम तरह की बातें। लेकिन मामला पूरी तरह दबा दिया गया था। किसी को इससे ज़्यादा और कुछ बताया भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं पता था। उसकी बुज़ुर्ग दादी को वहाँ इन्फॉर्म कर बुलवाया गया, सब चीज़ें उन्हें बता दी जो और लोगों को बताई जा रही थी। लेकिन आगे अब क्या क्या होना था। क्या ये मामला ऐसे ही शांत हो जाना था? क्या सब चीज़ें ऐसे ही रफा दफा हो जानी थी आसानी से? किसी को कुछ पता नहीं चलना था? देखिए, हम इंसानों के हाथ में ये सब करना है, लेकिन जब ऊपरी शक्तियों के हाथ में ये चीज़ें जाती हैं ना, तब फैसले बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। इतनी शांति से मामला शांत नहीं होना था। वो लड़कियां इतनी आसानी से नहीं छूटनी थी साहब। दंड तो अब मिलना था, कर्मों का भुगतान तो अब होना था। अब तो असली खेल शुरू होना था। क्या क्या होना है। समय सीमा एक बार फिर समाप्त। अब मैं कहानी को यहीं रोकूंगी, क्योंकि देखिए, आगे बढ़ने का मतलब है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। कल फिर उपस्थित होंगी आपके आगे, कल फिर प्रस्तुत होंगी आपके समक्ष कहानी का आगे का भाग लेकर। तब तक के लिए मुझे आपको देनी होगी इजाज़त। क्या करूं, अगर कहानी को ढंग से आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगी तो देखिए, कहानी एक रील की तरह नहीं घूमेगी। जैसे मिसेस डॉरथी के आगे घूम रही थी, वो सब कुछ बताई जा रही थी। तो चलिए, अब बातों को यहीं रोकते हैं, इस सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। मिलती हूँ आपसे एक बार फिर कल कहानी के आगे के भाग के साथ। अब तो देखिए, रोमांच बहुत चरम पर है। अब तो असली खेल शुरू हुआ है। इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। आगे जो जो होना है, अब बात स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में नहीं थी। अब बात किसी और के पास पहुंच चुकी थी। अब फैसले क्या क्या होने थे, सारे राज खुलेंगे कल। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को दीजिए इजाज़त, और बोलते हैं चलिए सब मिलकर एक बार फिर से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।